मैं रुचि सागर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ 2019 का लिखल पेपर शिखर्स द लर्निंग ऐप हम हैं तो मुमकिन है के साथ में आज आप लोगों के पास में बायोलॉजी का 2019 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा है बच्चों, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि रोग जनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस आर कॉल्ड। पैथोजन इट मींस रोग जनक है और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो पादप रोग हैं वो कौन से रोग होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास में संक्रामक रोग कहलाते हैं, क्या ये मौसमी रोग कहलाते हैं, खनिज विषाक्तता कहलाते हैं या पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए कि रोग जनक, रोग को उत्पन्न करने वाले जो जनक होते हैं वो ध्यान से सुनिए, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मा भी हो सकता है, निमेटोड भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, अब इनके माध्यम से अगर कोई रोग उत्पन्न होता है और वही पादप किसी और अन्यत्र जगह जाकर पहुंच गया या किसी भी मीडियम के थ्रू, सॉइल के थ्रू, जल के थ्रू, एयर के थ्रू अगर उसके कण भी इधर से उधर पहुंच रहे हैं तो ये बीमारी जो है दूसरे पादपों में भी क्या हो जाती है, लग जाती है। इसी कारण से रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोग जो कहलाते हैं उनको कहते हैं आप संक्रामक रोग, जिसे आप कहते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीजेस। नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास ये रहा कि कोशिकाओं के आरएनए का प्रमुख भाग इनमें पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, द मेजर पार्ट ऑफ सेल आरएनए इज इन द, ठीक है, यहाँ पर पहला है न्यूक्लियोलस, जिसे आप क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना, कोशिकीय राइबोसोम्स, जिसे आप साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम जिन्हें आप गुणसूत्र या इन सबके नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप शक्ति ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपके पास आता है तो यहाँ आपके पास एक बात है आपको देखने के लिए मिल रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरएनए का प्रमुख भाग इनमें से पाया जाता है। आरएनए का मुख्य रूप से बाहुल्य फॉर्म में अगर हम बात कर दें या मैक्सिमम फॉर्म में अगर हम बात कर देते हैं तो वो कहाँ मिलता है, कोशिका में मिलता है। और कोशिका का जो भाग यानी कि आरएनए का जो मुख्य भाग हो जाएगा वो किसमें मिलेगा आपके पास में, कोशिकीय राइबोसोम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है मधुमक्खी पालन से। ये भी आप ध्यान से सुनना, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक बॉटनी नहीं, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, जिसमें आप सेरिकल्चर, एपीकल्चर इन सब से बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आपके पास में मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन जिसमें आप क्या कहते हैं कि एपीकल्चर के थ्रू इस कारण से बहुत अधिक क्यों लाभदायक है आपको मधुमक्खी पालन। भाई रीजन तो होना चाहिए, आप किसी चीज का क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और अगर आपको वो खेती से अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि आप नुकसान खाकर तो कोई काम करेंगे नहीं। तो यहाँ आप देखिए कि मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक होता है। बी कीपिंग इज मच मोर प्रॉफिटेबल ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है मधु उत्पादन के लिए। हाँ, हम काम कर रहे हैं परंतु हमारा काम हनी को प्रोडक्शन या हनी प्रोडक्शन के लिए है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परागण द्वारा कृषि उत्पादन, यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मधु का उत्पादन तो हम करना चाह रहे हैं मधुमक्खी के से, परंतु उसके परागण की क्रिया के लिए हमें फूलों की भी आवश्यकता होगी और बीज, वैक्स या मोम उत्पादन, रोजगार अवसर, यहाँ पर क्रॉप यील्ड थ्रू द पॉलिनेशन, बीज वैक्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ आपके पास मधुमक्खी उत्पादन या मधु उत्पादन ठीक है, परंतु आपके पास एक ही साथ में
दो काम हो जाए तो ये आपके लिए क्या होगा, और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ आपके पास होता है आंसर नंबर 2 कि क्रॉप इल्ड थ्रू द पॉलिनेशन, परागण द्वारा, ठीक है, परागण द्वारा पॉलिनेशन के थ्रू किसका, कृषि या आपके पास में क्या हो रहा है, क्रॉप इल्डिंग का काम कर रहा है, काम किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 4th नंबर का क्वेश्चन, और 4th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, ये आपके पास एनिमल जूलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आपके पास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है ये, कि रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आवश्यक होता है। रक्त का स्कंदन कराना है, मतलब किसी व्यक्ति के या किसी भी जीव के क्या लग गई है, चोट लग गई है, ठीक है, किसी व्यक्ति के चोट लग गई है, और जब किसी व्यक्ति के जब चोट लग जाती है और वहां से अगर खून निकलने लग जाता है, तो वहां पर खून का थक्का जमना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार गंभीर चोट लग जाने के कारण से, अधिक रक्त स्राव के कारण, ध्यान से सुनिए, गंभीर चोट लग जाने के कारण से अधिक रक्त स्राव हो जाता है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो रक्त का थक्का जमना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहां रक्त का थक्का जमने की जहां बात करी जाती है, तो यहाँ आपके पास में आता है कैल्शियम नामक जो खनिज होता है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बता दूं, कैल्शियम खनिज जो है, इसके साथ साथ आपके पास में विटामिन के भी क्या होता है, आवश्यक होगा, जो कि आपके रक्त के थक्का जमाने में क्या करेगा, मदद करने का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का या 5th नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्सेस ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक, अब जैव उर्वरकों का या उर्वरक जो है, उनका मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, फंगस या फंजी, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, कवक, शैवाल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, ध्यान से सुनिए, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में आपके पास में जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया तीनों ही क्या होते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। जब भी कभी आप प्रोसेस को देखोगे, किसी प्रोसेस को आप देखते हैं, किसी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को या अपघटन की क्रिया को देखोगे, मृत कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटन होता है जब उनके मर जाने के पश्चात में, तो यही सबसे पहले वहां पर क्या होते हैं, पनपते हैं, और पनपने के बाद उनको क्या किया जाता है, धीरे धीरे करके कार्बनिक मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया कौन करता है, ये सभी करते हैं, क्योंकि आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये इकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं, इसके लिए डिकम्पोजिशन या अपघटन की क्रियाएं करवाते हैं, जिसमें आप खाद्य श्रृंखलाओं की बात करोगे, तो वहां आपके पास में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है 6 नंबर का, कि इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों को कम करता है। किसका, कैटेलिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिल्टर पेपर, एयर प्यूरिफायर। यहाँ अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऑटोमोबाइल के निकास की बात आती है और ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों का कम करने का काम जो है वो करता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है 7वां, इचमाइट। ठीक है, इचमाइट जो कि मानव में परजीवी होता है, वह स्कबीज का कारक होता है। इस जाति का होता है, जिसमें पहला दिया हुआ है सारोप्टिस, डर्मेनिसस, डेमोडेक्स और सार्कोप्टिस।
ध्यान से सुनिएगा, इच माइट जो है मानव में परजीवी रूप में मिल रहा है और इसको भी करने का वर्क करवा रहा है, जो कि है किस जाति का, सार्कोप्टिस। ठीक है, 4th नंबर का जो है इसका आंसर वो सही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 8th नंबर का, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ध्यान से सुनिए, ये प्लांट फ्लावरिंग वाला या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है प्लांट का, उसका रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां आपके पास में क्वेश्चन कैसे आता है कि द्विनिषेचन, पहली बार द्विनिषेचन की खोज करता कौन है भाई, नवाश्चिन ने इसकी खोज करी है। नवाश्चिन क्या बोलता है कि जब मादा के अंदर, यानी कि देखिए पुष्प की बात करी जा रही है, पुष्प के अंदर जब हम बात करते हैं तो अंडक या ओव्यूल के लिए जब बात करी जा रही है, तो आपको ये बात पता है कि ओव्यूल के अंतर्गत आपको ये संरचना देखने के लिए मिलेगी। और कौन सी संरचना देखने के लिए मिलेगी भाई, ये वाली संरचना देखने के लिए मिलेगी। ध्यान से सुनिए, ये ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं, एक कोशिकीय 2 केंद्रक। ठीक है, और यहां पर ये क्या मिल रहे हैं आपको, केंद्रक देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब चीजें, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये कहलाता है आपके पास में एग एपरेटस या अंड कोशिका। ठीक है, दूसरा आपके पास में इसके विपरीत मिल रहा है आपको, जैसे आप क्या कह रहे थे, प्रतिमुखी कोशिका। और जब बीच की बात करी जाती है तो इसे कहते थे केंद्रीय कोशिका। अब क्या होगा कि जब आपके पास में कौन परागण आ रहा है और परागण में, परागकण में इसमें क्या मिल रहे हैं आपको, 2 केंद्रक मिल रहे हैं। एक केंद्रक तो क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ में, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, नर युग्मक संलयन की प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ एक केंद्रक इस केंद्र की संरचना के साथ होकर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ये सारा की सारा जब प्रोसेस है, एक ही को, ध्यान से सुनिएगा, एक ही अंड है यानी कि अंड कोशिका है, और यहाँ पर केंद्र यानी कि संलयन की प्रक्रिया जो हो रही है, कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, जिसमें आपके पास में क्या होता है, युग्मक संलयन होता है और साथ ही साथ किसका, त्रिसंलयन की क्रिया होती है, जिसमें आपके पास में कौन सी क्रिया कहलाती है, ये द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है, जो 2nd नंबर का होता है, सिंगेमी, एंड द ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन 9th नंबर का। ठीक है, और इसमें 9th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रक कारक है, थायोबेंडोजोल, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान से सुनिएगा, which amongst the following is the biocide, thiobendazole, ampicillin, penicillin G and streptomycin। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी से पता होगी कि पेनिसिलिन जी जो है, ध्यान से सुनिएगा, पेनिसिलिन जी जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही, यानी कि जब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की या बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पुरानी वाली जो बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं कि दूध से दही अभी कोई ना बनाना सीखा, हम तो बहुत टाइम से बना रहे थे। तो ये जो प्रोसेस जो चल रही है या जो चलती हुई आ रही है, इस प्रोसेस को चलते हुए प्रथम विश्व युद्ध से ही क्या किया जा रहा था, सेपरेट किया जाने लग गया था। किससे सेपरेट किया जा रहा था, इस पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से सेपरेट किया जा रहा था, जो कि क्या करवा रहा था आपके पास में, बायोसाइड का काम करवा रहा था। और इसका आंसर जो होता है आपके पास में कौन है, पेनिसिलिन जी। 3rd नंबर का जो है इसका आंसर आपके पास आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में 10वां नंबर का क्वेश्चन, और इस 10वें नंबर के क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं कि बाजरे का हरित बाली रोग का
कारणात्मक सजीव है, मतलब कारणात्मक सजीव मतलब ये किसके माध्यम से हो रहा है, कौन है इसमें जो ग्रीन ईयर डिजीज या बाजरे का हरित बाल रोग को क्या कर रहा है, उत्पन्न करवाने का क्या करेगा, कार्य करवा रहा है। इसका आंसर आप सभी को पता है कि सार्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है बाजरे का हरित बाली रोग या ग्रीन ईयर डिजीज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल कोज होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पौध रोग का कारण बनता है। जैंथोमोनास, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जैंथोमोनास जो है ये कौन है भाई, बैक्टीरियल डिजीज है। अब बैक्टीरियल डिजीज के लिए जहां हम बात कर रहे हैं तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है ये किसकी कोज होता है, ये होता है सिट्रस कैंकर का। यानी कि हम जब बात कर रहे हैं सिट्रस कैंकर की तो आपको ये बात पता होगी कि क्या है, ये नींबू है और इस नींबू के ऊपर क्या पड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, हल्के हल्के ब्राउनिश कलर के रहते हैं, फिर ये बाद में ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, जो कि किसका कारण होते हैं, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का कारण होता है। और ये इस डिजीज को आप क्या कह रहे हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर का आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है आवृत बीजियों का अभिलाक्षणिक विशेषता। ठीक है, कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म अध्ययन सुनिएगा। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आर.एच. विटेकर साहब क्या कह रहे हैं, आर.एच. विटेकर साहब ये बात कह रहे हैं कि पादप जगत को आप 5 भागों में बांटेंगे साहब। पहला होता है एल्गी, दूसरा होता है फंजाई, तीसरा होता है आपके पास में कौन सा, ब्रायो, तो चौथा आपके पास कैरिडो, फिर नेक्स्ट आपके पास में एंजियो और जिक्रो। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत बीजियों का, सॉरी उसमें फंजाई ऐड नहीं है, सॉरी बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आवृत बीजियों का अभिलाक्षणिक विशेषता है, ब्रायो आएगा इसके लिए, आवृत बीजियों की अभिलाक्षणिक विशेषता। अब ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टर को बात कर रहा है, किसके बारे में, कैरेक्टर की बात कर रहा है, आवृत बीजियों। नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे बीज हैं जिनके ऊपर क्या मिल रहा है आपको, आवरण मिल रहा है, और वही बीज किसके लिए है, आवृत बीजियों के लिए है। इसके ऑप्शन देखोगे आप कि पुष्प नहीं बनते, पुष्प नहीं बनेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बीज में बाह्य आवरण नहीं होता, ये आपके पास जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर हो जाएगा। पुष्पों का वायु परागण नहीं सहा, कि बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। मतलब अगर कोई प्लांट है और इस प्लांट पर क्या हो रहा है, कोई फल आ रहा है और फल में ध्यान से सुनिएगा, कोई फल आ रहा है, सपोज करिए आपके पास मैंगो ही आ गया, और अगर यहाँ मैंगो की बात जहाँ कर दी जाती है तो इस मैंगो के अंदर जो बीज आपको दिखाई देता है उसमें कवरिंग के अंदर पाया जाता है। इसी कारण से इस प्रकार के पादपों को आप क्या कह रहे हैं, आवृत बीजी पादप कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन क्या है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि है। ध्यान से सुनिए, कीटों का नियंत्रण करना है आपको, और कीट के लिए जब स्पेशली बात कर दी जाती है, हम स्पेशल बात करते हैं, तो कीटों का यहाँ पर आपके पास में फेरोमोन ट्रैप, रासायनिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, कृषक क्रियात्मक। ठीक है, फेरोमोन ट्रैप, केमिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल एंड कल्चरल कंट्रोल, environmentally safe and the effective method of the insect pest control can be achieved by। ये क्वेश्चन है आपके पास और ये इसकी क्या है, आपके पास ऑप्शन है। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी कीट जो होगा, जितने भी कीट होते हैं उनके शरीर से कुछ इस प्रकार, उनके एनल पार्ट से कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, फेरोमोन्स, रासायनिक प्रकार के क्या मिलते हैं, यहाँ पर पदार्थ स्रावित होते हैं, और इन पदार्थों को आप क्या कहते हैं, फेरोमोन कहते हैं। और ये फेरोमोन जो होते हैं दूसरे
कीटों को क्या करवाएगा, आकर्षण का कार्य करवाएगा। और आपसे क्वेश्चन ही क्या पूछा है कि कीटों का नियंत्रण करवाना है। अगर इन फेरोमोन्स का स्त्रावण करवाना बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि फेरोमोन को भी आप क्या कर सकते हो, या कीटों को भी क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है बच्चों इन्होंने 2019 के पेपर में। ये तीसरा क्वेश्चन है इसका, सही युग में पहचानिए। ध्यान से सुनिए, सही युग में पहचानिए। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप पादप में हार्मोन की जब भी बात करते हैं, तो जब पादप हार्मोन हम बात करेंगे तो ये हार्मोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है बच्चों, प्रेरक हार्मोन है। दूसरे कौन से हार्मोन है, संदमक हार्मोन है या वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है, इन्हें वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं आप। ठीक, और जब वृद्धि निरोधक की बात कर दी जाती है तो आपके पास में कौन आता है, ABA और इथाइलिन आ जाता है। ठीक, जबकि आप क्या बात करें, प्रेरक हार्मोन की बात करें तो आपके पास कौन कौन हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन हार्मोन आता है, साइटोकाइनिन आता है, और थर्ड नंबर पर अगर हम बात कर दें तो कौन सा आ जाएगा, जिब्रेलिन आ जाता है। ठीक है, ये हार्मोन्स है। अब ध्यान से सुनिए, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है आपके शीर्ष प्रमुखता के लिए जिम्मेदार होता है। नॉर्मल सी बात है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है एपिकल पार्ट ऑफ द रूट एंड एपिकल पार्ट ऑफ द शूट, यानी कि शीर्ष वाले भाग, तने के शीर्ष के भाग पर और रूट के टिप वाले पोर्शन यानी कि शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है, जिसके कारण से पादप की क्या होगी, लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। पादप लंबा लंबा होता चला जाता है परंतु घना नहीं होता है। तो ये शीर्ष प्रमुखता का गुण कहलाता है। इसी कारण से जो गार्डनर होता है या बगीचे वाला माली जो होगा वो पादप को या किसी भी जो पेड़ को कहां से ऊपर से कट करता है, जिसे आप शीर्ष प्रमुखता का गुण कहते हैं। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन जो है परिपक्वन हार्मोन नहीं साहब, परिपक्वन हार्मोन नहीं है ये। साइटोकाइनिन जो है आनुवांशिक वामनता निवारण हार्मोन है, नहीं, साइटोकाइनिन का कुछ इस तरीके का काम नहीं है। इथाइलिन हार्मोन जो है वो कोशिका विभाजन प्रारंभिका, नहीं साहब, आप तो ये बोल रहे हो कि कोशिका विभाजन मतलब प्रारंभ करना, नहीं, ये तो और निरोधक का काम करेगा, बंद करने का काम करेगा। तो आपके पास जो सही पेयर जो बनकर आ रहा है इन सभी में से आपके पास वो कौन सा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा वो कि ऑक्सिन जो है शीर्ष कलिका का क्या करता है, प्रभावितता को क्या करता है, इंडिकेट करवाएगा या उसी के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सिन, जो कि शीर्ष प्रमुखता का क्या होता है, कारक होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है 15 नंबर का कि अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम्स कौन से हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपके पास में एनिमल जूलॉजी का पोर्शन आ गया, जहां पर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु की आकृति चम्मचनुमा होती है और इस चम्मचनुमा आकृति में आपको कुछ इस तरीके की संरचना देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जब आपको इस तरीके की संरचना देखने के लिए मिलेगी तो आप सभी को ये बातें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कि ये इसका कौन सा भाग है, सिर वाला भाग है, और सिर वाला भाग कौन सा वाला भाग कहलाता है, इसके एक्रोसोम वाला भाग कहलाता है।
जब हम सिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार या विभिन्न प्रकार के इस एक्रोसोम वाले भाग में आपको बहुत सारे प्रकार के क्या मिलेंगे, एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं। और यही एंजाइम्स जो है क्या करवाएंगे, अंडे की जो कोशिका या अंडाणु की जो कोशिका झिल्ली है उसको भेदने का कार्य करवाएंगे, जो कि एक्रोसोम द्वारा क्या होंगे, स्त्रावित होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इसी सिर वाले भाग को आप क्या कह रहे हैं, एक्रोसोम कह रहे हैं। और इनमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको आप कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम किसमें मिल रहे हैं, इसके एक्रोसोम वाले पार्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 16 नंबर का क्वेश्चन। और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, मोटा अनाज किस्म। ठीक है, मोटा अनाज किस्म इस कुल की होती है। ठीक है, द मिलेट्स बिलोंग टू द फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है मिलेट्स, पोएसी, फैबेसी, ब्रासिकेसी एंड सोलेनेसी। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी अनाज की बात करी जाएगी वो सभी किससे रिलेटेड होते हैं, पोएसी से रिलेटेड होते हैं। इट मींस मोटा अनाज जब भी बात करा जाता है तो वो कहां से आता है आपके पास में, पोएसी से होता है। ठीक है, फैबेसी से, लेग्यूमिनेसी से, या ये जो फैमिली है यहाँ पर मटर कुलीय पादपों की बात कर दी जाती है। ब्रेसिकेसी कंपेसिस, इट मींस आपके पास में किसके लिए बात कर दी जाएगी, सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, इन सब की बात कर दी जाएगी। सोलेनेसी जिसमें आप सोलेनम यानी कि भूमिगत पादपों के बारे में या रंजन वगैरह के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है 17 नंबर का। और आपके पास यहाँ बिल्कुल प्लांट पैथोलॉजी से एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है कि बैंगन का लघु पर्णी रोग है। बैंगन का लघु पर्णी रोग जो होता है वो जीवाणुविक पादप रोग है, नहीं साहब। विषाणु पादप रोग है, नहीं। माइक्रोप्लाज्मीय पादप रोग या कवकीय पादप रोग। ध्यान से सुनिएगा, बैंगन का या लघु पर्णीय रोग जो होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो डिजीज होती है वो माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्मा प्लांट डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 18 नंबर का। और इस 18 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, ये अगेन आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है कि पादप ऊतक संवर्धन के लिए, ध्यान से सुनिए, कि पादप ऊतक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया है, किसी भी पादप का टिश्यू कल्चर करवाना है आपको। जब आप किसी भी पादप के, ध्यान से सुनना, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप जब भी किसी भी पादप का प्लांट टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर प्रोसेस करवा रहे होते हो तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक ऐसी टेबल चाहिए होती है जहां पर किसी भी प्रकार के जीवाणु, विषाणु, ये सारे के सारे जितने भी इंफेक्टिशियस पार्ट है या जितने भी फैक्टर्स जो हैं उस टिश्यू कल्चर में ऐड नहीं होना चाहिए। अगर ये जैसे ही ऐड होना स्टार्ट होते हैं तो वो सारा के सारा आपका जितना टिश्यू कल्चर जो करवाया प्रोसेस जा रहा है उसमें कंटामिनेंट आ जाता है और वो वही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। जिसके लिए आपको एक बेंच प्रोवाइड करवाई जाती है और इस बेंच को प्रॉपर तरीके से अल्कोहल, यूवी रेस के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करवाया जाता है। आफ्टर उसके बाद में मतलब 15 मिनट तक उसको चला के रखेंगे, आधे घंटे तक ऑलमोस्ट उसको चलाकर रखा जाता है। और आधे घंटे तक चलाने के बाद में उसमें क्या किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस होता है केवल आपके हाथ अंदर जाते हैं, सर आपका बाहर रहता है और जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, और ये क्रिया जो करवाई जाती है क्या, ऑटो लेमिनार फ्लो प्रवाह बेंच, ऑटोक्लेव, पादप वृद्धि कक्ष, अपकेंद्री, इसका हिंदी देख लीजिए, लेमिनार एयर फ्लो बेंच, ऑटोक्लेव, प्लांट ग्रोथ चैम्बर एंड सेंट्रिफिकेशन मेथड। नहीं सर, यहाँ पर आपके पास में आएगा लेमिनार वायु प्रवाह बेंच, लेमिनार एयर फ्लो बेंच।
ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है और इस बेंच के उपयोग के माध्यम से आप जितने भी टिश्यू कल्चर की प्रोसेसिंग होती है वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए विटामिन B12। विटामिन B12 आपके पास में है, भोजन से रिलेटेड बात, पोषण की बात चल रही है कि विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। कि यहाँ पर एक बात और बता दूं कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या है भाई, साइनोकोबाल्ट एमीन है, जो कि आपके शरीर में एनीमिया से संबंधित एक विटामिन है। इसके थ्रू ध्यान से सुनिएगा, विटामिन B12 आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही वह विटामिन है जिसके माध्यम से जो आरबीसी होती है उनका परिपक्वन होता है। मैच्योरेशन प्रोसेस जो होती है आरबीसी की, वो इन्हीं के माध्यम से संपन्न होती है। किस विटामिन के द्वारा? विटामिन B12 के द्वारा। और इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है भाई? विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबाल्ट एमीन है, और जो कि आपको प्रॉपर या भरपूर मात्रा में किसके माध्यम से मिलता है? ये आपको मिलता है ईस्ट व यकृत, ईस्ट व लिवर। ठीक है, यही ईस्ट जो आप देखते हैं कि जलेबी वगैरह जब भी खाई जाती है उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाने के लिए वर्क करता है। इस ईस्ट में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। साथ ही साथ लिवर जो होता है, यकृत जो होता है, उसमें भी यह विटामिन जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 20 नंबर का जो क्वेश्चन, ये है कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित थज आविश स्वयं जीवाणुओं को नहीं मारता है। Bt toxins produced by the some bacteria does not kill the bacteria themselves because, ध्यान से सुनिए, या अगेन आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉर्मल सी बात होती है कि आप कभी भी बीटी की बात करती जाती है तो बीटी में आप किसको, जो उसका हानिकारक प्रभाव होता है उसी को क्या करवा देते हैं, निष्क्रिय करवाकर उसी को ऐड करवाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करवाया जाता है? आविश को निष्क्रिय करवाया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है आपके पास में आंसर है, थर्ड नंबर का ड्राई फॉल्स। क्लियर? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार बताइए। आप सभी को ये पता है कि राजस्थान जो है बहुत, यानी कि भारत का 10.1% पार्ट को क्या करा हुआ है, घेरे हुआ है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का जो गौरव है हमारे राजस्थान को मिला हुआ है। इस राजस्थान की लिए जहां बात कर दी जाती है, जिसका 60% पार्ट जो है अरावली से रिलेटेड है, यानी कि अरावली के उस साइड है जो कि पश्चिमी राजस्थान का भाग कहलाता है। और पश्चिमी राजस्थान जो है स्पेशली डेजर्ट या रेगिस्तान से संबंधित भाग होता है। और इस रेगिस्तानी वाले भाग में आपको, यानी कि जो इसका 40% भाग है वही क्या है, आपको थोड़ा बहुत हरित या हरा वाला भाग दिखाई देता है। जो इसका 60% पार्ट है वहां पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं या वनों का जो प्रकार होता है, वहां कौन से वन मिलते हैं? शुष्क वन या ड्राई फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि अल्नीनो प्रभाव, अल्नीनो प्रभाव नहीं देखा जाता। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अल्नीनो प्रभाव क्या है? यानी कि जो गर्म और ठंडी जो धाराएं चलती हैं वो कहाँ चलती हैं? महासागरों, सागरों में चलती है। और इन सभी सागरों में से केवल और केवल आर्कटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जहां पर अल्नीनो का क्या नहीं देखा गया है, प्रभाव नहीं देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 23, केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण है। सेंट्रोलेसिथल एग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबीज, पक्षी वर्ग, यूथेरियन स्तनधारी कीट और रेप्टिलिया। ठीक है, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास में जो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है
उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए जहां हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आता है जो कीट होते हैं, ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें किस तरीके से सेंट्रोलेसिकल प्रकार के क्या पाए जाएंगे, एग पाए जाते हैं, ठीक है। ये एग जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, अलेसिकल होते हैं, मीजोलेसिकल होते हैं, सेंट्रोलेसिकल होते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ एग्स हैं जो कि आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 24 नंबर या 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपके पास अगेन आता है इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, और जिसमें आपके पास दिया हुआ है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है। आप ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, गैस के बारे में पूछ रहे हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास जो पेयरिंग दी हुई है, जो नंबर 1 की पेयरिंग है उसमें है CO2, CH4, SO2 एंड CFC। CFC इट मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वी नो दैट, और हम सब आप सभी को भली भांति याद है ये, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, SO2, CFC। थर्ड आपके पास है CO, C2O, सॉरी CO, N2O, CH4, CFC। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है CO2, CH4, N2O, CFC। यहाँ आप लोग थोड़ा सा देखिए इसके क्वेश्चन का आंसर, आपके पास यहाँ आता है CO2। फोर्थ नंबर का आंसर जो है, जो ग्रुप है वो इसका आंसर आएगा कि CO2 जो है 70% जो रहता है ना, क्या है, इन्वायरमेंटली जितना भी फ्यूल्स वगैरह है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जो ऐड होते हैं वो CO2 इन्हीं के माध्यम से, कल कारखानों के द्वारा, ठीक है, फैक्ट्रियों के द्वारा, वातावरणीय जितने भी प्रभाव यानी कि श्वसन की क्रियाओं के द्वारा, इसके अलावा कौन से जो वाहन वगैरह का इनका गंदा जो धुआं निकल रहा है उनके माध्यम से CO2 जो है मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट आपके पास में आता है CH4, जो कि क्या मिलता है आपके पास में, जितना भी आपके पास आप ये देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड अगर हम बात कर दें कि मीथेन से जो गैसेस होती हैं, एक्स्ट्रा जो गैसेस होती हैं, या विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं वातावरण में संपन्न हो रही हैं, या जितना भी पोल्यूशन निकल रहा है उसके माध्यम से N2O जो आपको देखने के लिए मिलता है वो जनरली पैडी के रूप में मिलता है, या ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये पैडी के रूप में मिलता है। जितना भी आपके पास में आप देख रहे हो राइस की जो फसलें होती है उसमें आपको मीथेन देखने के लिए मिलती है। N2O के लिए जहां हम बात कर देते हैं, ये वातावरणीय जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उनके माध्यम से, CFC जितने आप देख रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर या जितने AC वगैरह का उपयोग किया जा रहा है उनमें मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, CFC गैसों का ही किया जाता है, जो कि आपके किसका, ग्रीन हाउस गैसों का क्या किया जाता है, या ग्रीन हाउस गैसों का क्या है, एक प्रमुख समूह है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन व स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को कहते हैं। द ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन, जिसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पर क्या होगा, विटामिन होंगे, ठीक है, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन कंटेंट होंगे, एंड हेल्थियर फैट इज कॉल्ड, हेल्थियर फैट इट मींस ओमेगा 3 से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, वो होंगे, तो इन्हें कहते हैं आप बायो फोर्टिफिकेशन। इस टाइप की जो फसल कहलाती है ये कहलाती है बायो फोर्टिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 26 नंबर का क्वेश्चन, और 26 नंबर का क्वेश्चन अगेन आपके पास इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इस इकोलॉजी या आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला, ध्यान से सुनिएगा, परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं चल रही हैं वहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें श्रृंखला का जो नंबर का जो पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। परजीवी यानी कि आपके पास में बिल्कुल रिवर्स, एक तो आप देखते हैं चारण प्रकार की, जिसमें आप खेतों के बारे में जानकारी या मैदान के बारे में जानकारी, जैसे घास की बात कर दी, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया, इस मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया।
इस तरीके की श्रृंखला की बात कर रहे हैं। पर जब हम दूसरी प्रकार की जब श्रृंखलाएं बात करते हैं कि परजीवी प्रकार की यानी कि मृत प्रकार की जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं उसमें जो नंबर्स चलते हैं, ठीक है, इनमें जो नंबर्स चलेंगे पिरामिड्स के रिलेटेड हम बात करेंगे, एनिमल्स के नंबर्स जितने भी बात करी जाएगी वो कैसे होते हैं। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के ऊर्जा के स्तूप और साथ ही साथ इनके नंबर स्तूप ये कैसे चलते हैं, सीधे बनते हैं, जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं के पिरामिड की जहां बात करी जाएगी वो कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, मींस इनवर्ट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन। ये अगेन आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इस बार बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत दिए हैं और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची किसे कहते हैं। आणविक कैंची इट मींस आप लोग यहाँ देखें इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच इज रेफर्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर। जितने भी हम बात कर रहे हैं पॉलीमरेज, आइसोमरेज, यहाँ पर एंजाइम की बात करें पॉलीमरेज एंजाइम नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, ये लाइगेट नहीं है ये लाइगेज है, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लिएज, यहाँ जितने भी एंजाइम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं हम आप सभी को नोट्स में पहले ही किताबों में दिया हुआ है, हम लोग नोट्स में भी अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसे एंजाइम को आप क्या कहते हैं, आणविक कैंची के नाम से क्या करते हो, जानते हो। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 28 नंबर का क्वेश्चन और इस 28 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एनिमल किंगडम के बारे में बात कर रहा है कि प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और जब भी हम एनिमल किंगडम के लिए बात करते हैं तो उन सभी के जब डिवाइडेशन होता है या जब हम उनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में आप किसके बारे में बात करते हो, संगठन स्तर, सम्मिति देह हुआ, संगठन स्तर, संवेदी अंग, गतिशीलता, उपापचय, आवास और विस्तार, उपापचय, आवास और जनन। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी वर्गीकरण का बात करेंगे या जब भी हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो संवेदी अंग उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ना ही उसकी गतिशीलता। हाँ, संगठन का स्तर जरूर हो सकता है, ठीक है, तो संगठन का स्तर आपको कहाँ मिल रहा है, केवल दो ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और यहाँ जब आप संवेदी अंग को आप यूज ही नहीं ले रहे हैं, अगर हम वर्गीकरण देख रहे हैं तो यहाँ आपके पास एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि संगठन का स्तर, कि वह कोशिकीय स्तर है, ऊतक स्तर है, कोशिक ऊतक स्तर का तंत्र है या तंत्रीय अंग स्तर का है, उसके पास में शरीर किस तरीके का है। सम्मिति की बात कर दी जाए, असम्मित है, अरीय सम्मित है, समसम्मित है, किस तरीके की उसके शरीर में सम्मिति पाई जा रही है। देह गुहा जिसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जा रहा है, अवास्तविक खंडी भवन पाया जा रहा है, ये प्राणी जगत के लक्षण यानी कि वर्गीकरण के लक्षणों का क्या होगा, आपके पास में आधार होगा। तो इस बिहाफ पर आप नंबर 1 जो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 28 नंबर के क्वेश्चन में वो आपके पास क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 29 उभयचर। ये अगेन आपके पास में एनिमल क्लासिफिकेशन रिलेटेड है। ध्यान से सुनिए, उभयचरों के अभिलक्षण है, ध्यान से सुनिएगा कि एम्फीबियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पर एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। उभयचर प्रथम स्थलीय जंतु कहलाते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इनके शरीर पे जिसमें आप मेंढक को देखोगे, इक्थियोपस को देखना शुरू करते हो, साथ ही साथ आप इसके बारे में देखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी शरीर में राना वगैरह, ट्रिग्रीना वगैरह, जितने भी आप मेंढक वगैरह बुफो को देखोगे, ये सारे के सारे एलिगेटर्स जितने भी हैं, इट मींस जितनी भी लिजार्ड से रिलेटेड ये है कि आप क्या कह सकते हैं उसको, हिंदी में उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी,
तो बाद में डिस्कस करेंगे इस बात को कि कठोर शल्कों से ढका हुआ आवरण होता है। इनका जो शरीर होगा वो कठोर शलक होंगे, उस पर वो नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं, द्विकोष्ठकीय हृदय होता है, नम और ग्रंथित त्वचा होती है। ध्यान से सुनिएगा, उभयचर वे जंतु थे जो कि पानी में और स्थल में दोनों ही जगह पर क्या कर रहे थे, आराम से रह रहे थे। इनको जब हम बात कर देते हैं कि जब इनका शरीर थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, ये तो पानी में चले जाएंगे, और जब इनका शरीर बहुत ज्यादा इनको नमी महसूस होने लगती है तो ये कहां पर आ जाते हैं, सतहों पर आ जाते हैं। प्रथम स्थलीय जंतु की जहां बात कर दी जाएगी तो उभयचर कहलाते हैं, परंतु प्रथम सक्सेसफुल सफलतापूर्ण अपना जीवन कहां, स्थल पर बिताए जाने की जहां बात कर दी जाएगी आपसे, वहां आपके पास सरीसृप की बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ इनकी शरीर पर ध्यान से सुनेगा, इनकी बॉडी को क्या करना था, लंबी बनाए रखना था, और त्वचा कैसी होती है, इनकी ग्रंथि युक्त होती है। तो आंसर नंबर जो 4th है वो क्या रहेगा, मॉइस्ट एंड द ग्लैंडुलर स्किन इज द कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ द एम्फीबियंस। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो है सिलेंट्रेंट्रा। ये अगेन एनिमल क्लासिफिकेशन से जूलॉजी का पार्ट आया है आपके पास में कि सिलेंट्रेंट्रा की विशेष दंश कोशिकाओं को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रा वगैरह में इनमें क्या पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यही दंश कोशिकाएं जो होती हैं इनको आप फ्लेम कोशिकाएं नहीं, ये फ्लेम कोशिकाएं तो उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करती है, कोएनोसाइट नहीं। ठीक है, इसका आंसर स्क्लेरोब्लास्ट नहीं, इसका आंसर आता है नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट जो होता है, या ध्यान से सुनिएगा कि जो हाइड्रा वगैरह जितने भी हैं आपके पास में, ठीक, ये कुछ इस तरीके की संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी आपको, और ये जो स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब इनकी ये स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जो कोशिकाएं इनकी निकल रही है, दंश कोशिकाएं, जिन पर इस तरीके से क्या मिलते हैं, कंटक रूप में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी की वजह से यहाँ पर ध्यान से सुने, इसी वजह से इस सिलेंट्रेंट्रा वर्ग को या संघ को आप क्या कहते हैं, निडेरिया, निडन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या करती है, कहीं घुस जाए या कहीं जिसके लग जाए वहां पर बहुत ज्यादा दर्द या पेन का क्या होता है, अनुभव होता है। इसी वजह से इस ग्रुप को या इस संघ को आप कौन सा संघ भी कहते हैं, निडेरिया ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में आता है 31 नंबर का क्वेश्चन। ये आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेडिसिन रिलेटेड प्लांट आपके पास आ गया है कि सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग जो औषधीय महत्व का होगा वो बताना है आपको यहाँ पर, कि जिसमें आपके पास तना दिया हुआ है, मूल दी हुई है, पर्ण दिया हुआ है, फल दिया हुआ है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सर्पगंधा is of medicine important? First is stem, second is root, third is leaves and fourth is fruit. ध्यान से सुनिए, पहली बात तो ये कि सर्पगंधा जो है आपके किससे रिलेटेड है, औषधीय महत्वपूर्ण पादप है। ठीक है, किससे रिलेटेड है आपके पास में, औषधीय से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी बात कि इसका रासायनिक वैज्ञानिक जो नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो क्या है, विथानिया सोमनिफेरम। ठीक है, और विथानिया सोमनिफेरम के मूल वाले भाग को, रूट वाले भाग को आप किसमें इंपॉर्टेंट लेते हैं, औषधि महत्व में यूज किया जाने वाला जो इसका क्या होता है, ये भाग होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 32 नंबर का कि खपरा बीटल ट्रोकोडर्मा ग्रेनियम के जीवन चक्र की वह अवस्था जो अनाज को हानि पहुंचाने का कार्य करती है। ये डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका आंसर आएगा लार्वा अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 33।
इस पौधे का वानस्पतिक रिसिनस कम्युनिकस है। किस पौधे का? इसका नहीं, किस पौधे का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिकस है? ये आपके पास अगेन इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन आया है और यहाँ पर इसका आंसर आएगा अरंड, जिसे आप क्या कहते हैं? कैस्टर कहते हो बच्चों। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 34। रासायनिक कीटनाशी की विषाक्तता मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए उसकी निर्धारित करना आवश्यक है। आप क्या निर्धारित करेंगे? द टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड इज द मेजर्ड बाय द डिटरमाइनिंग इट फॉर द टेस्ट स्पीशीज। किसके लिए? कि मीडियम लीथल डोज LD50। ठीक है, ये जो है इसका आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि 50% तो क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं, और 50% क्या रहते हैं? लिविंग कंडीशंस भी रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड नंबर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, अगेन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है बच्चों ये। और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है आपके पास 35 नंबर में, कि पुनर्योगज प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित प्रथम चिकित्सीय उत्पाद है। ठीक है, प्रथम चिकित्सीय उत्पाद यहां पर। ठीक है, द फर्स्ट थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। यहां पर आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी की जहां बात कर दी जाएगी, और जब बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास आएगा मानव इंसुलिन। ठीक है, ह्यूमनली, जिसे आप कहते हैं ह्यूमलिन। ठीक है, मानव इंसुलिन क्या करता था भाई? मानव इंसुलिन जब मानव में क्या हो जाती है? इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन क्या है भाई आपके पास में? कि इंसुलिन हार्मोन वह हार्मोन है जो कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होगा। ठीक है, और इन बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो इंसुलिन है, ये हार्मोन क्या कर रहा है? रक्त में, किसमें? रक्त में, रक्त में क्या कर रहा है? शर्करा या शुगर लेवल को क्या करने का? बनाए रखने का कार्य करता है। परंतु कभी कभी इस हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो रक्त में किसका? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, और जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो यह बढ़ी हुई शर्करा जो है मूत्र के साथ क्या की जाती है? उत्सर्जित की जाने लगती है। जिसका ध्यान से सुनिएगा, उस समय पर जब ये बनाया गया आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन, तब इसका किसका? आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, और इस बायोटेक्नोलॉजी में एक बैक्टीरिया जिसे आप ई कोलाई नाम से जानते हो, उसका उपयोग करते हुए आपने ह्यूमिलिन, जिसे आप ह्यूमन इंसुलिन के नाम से जानते हो, इसका निर्माण किया था। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 36 कि इस क्रिया द्वारा पादपों में चूषण बल बनाकर रसारोहण करना होता है। ध्यान से सुनिए, द क्रिएट सक्शन फोर्स एंड द हेल्प इन द असेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। ठीक है, असेंट ऑफ सैप, यहाँ रसारोहण की बात करी जा रही है, और रसारोहण जब ज्यादा होता है, जब किसके बारे में? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम कंडीशन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आया है, और ये आज का आंसर जो होगा वो होगा थर्ड नंबर का। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 37 नंबर का, कि निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी का अगेन क्वेश्चन आपके पास आया है। इस बार बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन 2019 के पेपर में बहुत ज्यादा आए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इस बायोटेक्नोलॉजी के आपने बोला था कि जीन स्थानांतरण के लिए आप किस किस का उपयोग करते हो? माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हो, इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग करते हो, बट अब एक मेथड यूज नहीं करते हैं जिसका नाम है कैप्सूलीकरण। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का। ठीक, यहाँ आपके पास 37 नंबर के पेपर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है
कि नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन आपके पास ये आ गया है, जिसमें आपके पास दिया हुआ जो क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण का नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग जो है या रेगुलेशन जो है वो किसके द्वारा होगा? सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन इन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज द रेगुलेटेड बाय एंड्रोजन हार्मोन्स के लिए बात कर रहे हैं ये। और एंड्रोजन हार्मोन की ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में मैक्सिमम गलतियां होती हैं, तो प्लीज डोंट बी अवॉइड बाय द, अगर जब आप पढ़े तो रीड एक बार जरूर कर लीजिए किसके बारे में पूछ रहा है वो। अब यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है उसने एंड्रोजन हार्मोन, और जब आपके पास एंड्रोजन हार्मोन की बात कर दी जाती है तो इसका रेगुलेशन जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, और इसमें आपके पास दिया हुआ है कि एनिमल जो इंसेक्टोलॉजी यानी कि एंटोमोलॉजी वाला जो पार्ट है आपके पास में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है वो कि नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होता है कि वाई, ठीक है, द मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच इन द हैबिट। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है मेल कॉकरोच में प्रेजेंट है बट फीमेल में प्रेजेंट नहीं है, वो किस वजह से एक दूसरे से क्या है, डिफर है। तो आपके पास आपको स्ट्रक्चर इसकी बात पता होनी चाहिए, और जब आपको स्ट्रक्चर पता है तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एक जोड़ी, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि एक जोड़ी एनल स्टाइल जो रहती है, पेयर ऑफ द एनल स्टाइल इज द प्रेजेंट इन किसमें, कि मेल कॉकरोच में इज प्रेजेंट एंड द मादा कॉकरोच ये फीमेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इट्स अ मेन डिफर बिटवीन द मेल एंड द फीमेल कॉकरोचेस। ठीक है, मादा और नर कॉकरोचेस में क्या है, ये मेनली क्या रहता है, डिफर करने का वर्क करवाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन। अब 40 नंबर के क्वेश्चन में जो है इसमें लिखा हुआ है आपके पास में कि केंचुए में टिफ्लोसोल इस खंड के पश्चात विस्तारित होता है। इन अर्थवर्म द टिफ्लोसोल एक्सटेंड्स आफ्टर दिस सेगमेंट। सेगमेंट्स की बात करी जा रही है आपसे, क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनिएगा। अर्थवर्म जो है एनेलिडा से रिलेटेड है। एनेलिडा जो है जिसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जा रहा है, इसमें खंडी भवन के बाद की बात जहां कर दी जाती है 14, 15, 16 नंबर के जो जितने भी खंड है वास्तविक प्रकार के खंड है, और जिसमें पर्याणिका पाई जा रही है 14, 15, 16 में, और 14, 15, 16 में पाए जाने के बाद 26वें नंबर का जो इसका खंड होता है या जो सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, टिफ्लोसोल इसके बाद में क्या होने लग जाता है, विस्तारित हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है फर्स्ट नंबर का। ठीक, ये आपके पास में 2019 का पेपर सॉल्व होता है। जुड़े रहिए शिखर द लर्निंग ऐप से। इसी तरीके से हम दोबारा से 2018 का, ठीक है, जो 2018 का जेट का जो एग्जाम पेपर है उसको दोबारा से लेकर आते हैं। बाद में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।